Hey, hello. Welcome to Abhigyan Gurukul. Myself Abir, and today I am going to continue the lecture Chemical Equilibrium, which I have started in previous video. We have uploaded two videos actually. So this will be the third video. So हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? इक्विलिब्रियम क्या होता है? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शंस, होमोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन से हमको रेट पता चला था, रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, कि कैसे रेट सेम होंगे तब जाके हमको इक्विलिब्रियम मिलेगा। उस इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एक रेशियो लेंगे, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का रेशियो लेंगे, जो रेशियो हमें क्या देगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा। के तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग लिख कैसे सकते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और उसके पावर में जो भी रिएक्शन में स्टोकियोमेट्री होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं इधर, उससे रेस कर सकते हैं। दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो एक्टिव मास होता है। दिस स्टोकियोमेट्री इज रेस टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस रेशियो से हम लोग निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था। अभी जो है हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइप्स बताऊंगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दो टाइप्स है, जो कि मैं पहले बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है वो उसके दो टाइप्स है, केसी एंड केपी। सो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इन दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि केसी और केपी के बीच में क्या रिलेशन है और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या क्या टाइप है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं जनरली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे हम लोग इधर देख सकते हैं, हमारे पास एक रिएक्शन है फॉर एनी केमिकल रिएक्शन विच इज इन इक्विलिब्रियम। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एकदम परफेक्टली इक्विलिब्रियम मेंटेन करके बैठा हुआ है। अब इस रिएक्शन के लिए व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन के लिए हमको अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले तो ये जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसकी पहले स्टोकियोमेट्री आप देखिए। स्टोकियोमेट्री में कितना है? इधर 2 मोल्स ए है, 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्टिंग विथ 3 मोल्स ऑफ बी, 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्टिंग विथ 3 मोल्स ऑफ बी, गिविंग मी द प्रोडक्ट सी एंड 2 मोल्स ऑफ डी। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, तो इसमें ये मेरा रिएक्टेंट हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, बराबर। ये रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब कितने मोल्स हैं? मुझे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो उसके लिए मुझे स्टोकियोमेट्री पावर में क्यों जाता है, उस चीज के बारे में मैं बता रहा हूँ कि स्टोकियोमेट्री क्यों पावर में जाता है। अगर इस रिएक्शन के लिए मैं अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मेरा क्या आएगा? केएफ आएगा। केएफ, इसके कंसंट्रेशन मुझे लिखने पड़ेंगे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट में कितने हैं? ए जो है वो 2 बार है, मतलब 2 मोल्स है, तो मैं 2 बार लिख सकता हूं इसकी कंसंट्रेशन ऐसे। और बी जो है वो कितनी बार है? 3 बार है, तो बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी की कंसंट्रेशन। ओके, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर मैं लिखूं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखूं तो के बी, और इधर कितना हो जाएगा? सी की कंसंट्रेशन। कितने मोल्स ऑफ सी है? 1 मोल्स ऑफ सी है, तो एक बार लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं डी की कंसंट्रेशन इधर लिख सकता हूँ, डी कितनी बार है? 2 बार है, तो डी में 2 बार लिखूंगा। ठीक है,
अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाता है क्या, इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके पावर में आ जाएगा। इसको अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए की कंसंट्रेशन जो भी स्टोक्योमेट्री है, जो भी स्टोक्योमेट्री है, ए का कंसंट्रेशन उसका मोल्स, तो वो मोल्स की स्टोक्योमेट्री इधर पावर में हम लोग रेस कर सकते हैं। एंड बी का जो स्टोक्योमेट्री है वो कितना है, 3 है। स्टोक्योमेट्री मतलब ये जो कितने मोल्स ऑफ बी बन रहे हैं, कितने मोल्स ऑफ बी जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो 3 मोल्स ऑफ बी, तो 3 मैं ऊपर लगा सकता हूँ। इधर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा डी को, ये क्या निकलेगा, सी की कंसंट्रेशन इनटू डी की कंसंट्रेशन। डी की कंसंट्रेशन में क्या है, डी 2 बार है, तो मैं इधर स्क्वायर लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और अगर मुझे इसको लिखना है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं डायरेक्टली इधर से लिख सकता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे डायरेक्टली अगर लिखना है तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, सी की कंसंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम लोग लेते हैं, सी की कंसंट्रेशन डी की कंसंट्रेशन रेस टू पावर 2। ठीक है, उसके बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे, ए रेस टू द पावर 2। ओके, देन बी की कंसंट्रेशन लेंगे, बी का क्या है, इधर स्टोकियोमेट्री कितना है, 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैंने ये जो स्टोकियोमेट्री है इसको पावर में क्यों लगाया है, तो इसको मैंने इधर इलाबोरेट कर दिया है कि अगर हम लोग इनको खोलेंगे तो कंसंट्रेशन जो है, एक हर एक मोल का कंसंट्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई होगा, देन उसके पावर में जाएगा। ठीक है, हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में हो जाएगा। बराबर, इधर तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ केई क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केई। ओके, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केई जो है, हम लोग केई जो है, केई को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में के जो है उसके 2 टाइप्स है, केसी एंड केपी। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग देखेंगे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयनिक रिएक्शंस जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि के जो है उसको हम लोग एसिड के लिए के लेते हैं, बेस के लिए के बी लेते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए के एच लेते हैं, एंड के अलग अलग टाइप्स है। बट केमिकल इक्विलिब्रियम में 2 मेजर टाइप्स है। क्या है, केसी है, फर्स्ट केसी एंड दूसरा है केपी। ओके, सो केसी क्या है, अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन के लिए, कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसके जो मॉलिक्यूल्स है, जो स्क्वायर ब्रैकेट हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसको हमने एक्टिव मास बोलना है। क्या बोलना है, एक्टिव मास बोलना है। ओके, ठीक है, चलो इतना क्लियर है। एक्टिव मास बोलेंगे तो इसके अंदर रहेगा क्या, इसके अंदर जो भी रहेगा उसको कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो कंसंट्रेशन हम लोग किससे फाइंड करते हैं, पहली बात तो ये, इसके अंदर जो भी रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसको कंसंट्रेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो खत्म होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगी, एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आएगा। तो कुछ भी रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स के साथ हमको डील करना है, रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स है उनको डील करना है, वो सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, मोलैरिटी से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग कंसंट्रेशन को मोलैरिटी के टर्म्स में हम लोग अगर डिफाइन करेंगे, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मोलैरिटी के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, N/V होता है। तो अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेरा N/V आ रहा है तो वो
उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा मेरा केसी होगा। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में हमने बात किया, कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात किया, तभी मेरा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के जो होगा हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर लिक्विड्स, लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है एंड गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब गैस की बात आती है तो गैस में हम लोग हमेशा हमेशा कंसंट्रेशन केसी के टर्म्स में बात नहीं कर सकते, कभी कभी मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगे और मिक्सचर ऑफ गैसेस में हम लोग को पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के थ्रू पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, जिस पार्शियल प्रेशर को हम लोग इस एक्टिव मास के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। उस प्रेशर को जब हम लोग रखेंगे अंदर एक्टिव मास के अंदर रखेंगे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तब हम लोग प्रेशर के टर्म्स में बात करेंगे। तो प्रेशर के टर्म्स में जब भी बात करेंगे तब मेरा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ही होगा उसको मैं केपी डिनोट कर सकता हूँ। कब? जब मैं प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। प्रेशर के टर्म्स में, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, या तो ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, तब मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, तब मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, कैसा होगा? केपी बोल सकता हूँ मैं, केपी से डिनोट कर सकता हूँ, केपी डिनोट कर सकता हूँ। बट ठीक है, बट केपी कब आएगा? जब केपी कब आता है, मतलब केपी हम लोग डिनोट तभी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, मैं ये कोई केमिकल रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है, इसमें मैं केपी तभी डिनोट कर सकता हूँ जब मेरा एक भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है, ठीक है, उसमें एक भी मॉलिक्यूल जो है वो गैसियस होना चाहिए। अगर ये सारे सॉलिड है तब तो कोई बात ही नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। ठीक है, बराबर। अगर ये सब लिक्विड है, सारे अगर लिक्विड है, सारे अगर एक्वस है, ठीक है, तो भी केपी हम लोग डिनोट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा? मुझे कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसमें अगर एक भी गैसियस मोल होंगे, मैं मान लेता हूँ ये सारे ए सी एंड डी जो है ये एक्वस है, ठीक है, ये सारे एक्वस है, बट बी अगर गैसियस है तो मैं केपी जो है केपी डिटरमाइन कर सकता हूँ, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकता हूँ। क्यों? प्रेशर के टर्म्स में क्यों निकाल सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास एक जो मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का वो गैसियस मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो केपी के लिए अगर हम लोगों को केपी के टर्म्स में बात करनी है तो गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए, रिएक्शन में गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए, बराबर, तभी हम लोग केपी डिनोट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ केई में क्या आ गया? केसी आ गया, केपी आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर मोलैरिटी के टर्म्स में बात करेंगे, हाँ, इसका यूनिट क्या होगा? अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट की बात करूं तो एन बाई वी, एन बाई वी क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है अपॉन वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस में लेंगे हम लोग? इन लीटर में लेंगे जनरली, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मोलैरिटी होता है। तो लीटर में लेंगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल, मोल पर लीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है केसी का यूनिट ये हो जाएगा मोल पर लीटर, एंड केपी का यूनिट क्या हो जाएगा? हम लोग अगर प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो केपी का यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट जो होगा केपी का वो क्या होगा? एटीएम। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम होता है ना, प्रेशर का यूनिट एटीएम होता है, तो एटीएम हम लोग इसका यूनिट लेंगे, केपी का अगर यूनिट हम लोग डिटरमाइन करें तो एटीएम लेंगे। ओके, इतना क्लियर है कि
के जो होता है वो केसी और केपी में के के दो टाइप्स है, केसी एंड केपी। के क्या है, हम लोग अगर जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो के बोल सकते हैं। अगर हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो केसी बोल सकते हैं। अगर हम लोग प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो केपी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ वी कैन गो फर्दर। ओके, सो ये आपको विजिबल है, दिख रहा है? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है। इससे पहले स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इससे पहले एक चीज़ है, ये नोट कर लीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। किसके लिए? अगर मैं कोई भी रिएक्शन के लिए, फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन, इफ आई एम डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन, अगर उस रिएक्शन में मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड है या तो प्योर लिक्विड है, तो उसको हम लोग क्या लेते हैं? यूनिटी लेते हैं, मतलब वन लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। ठीक है, अगर सॉलिड जो है उसके लिए ऑलवेज हम लोग यूनिटी लेंगे, और प्योर लिक्विड जो है जब व्हेनेवर इज इन इक्विलिब्रियम विथ गैस, जब प्योर लिक्विड गैस के साथ इक्विलिब्रियम में होगा तब हम लोग यूनिटी लेंगे। यूनिटी मतलब वन लेंगे, उसकी कंसंट्रेशन डायरेक्टली, मतलब उसकी कंसंट्रेशन जो भी होगी वो वन होगी। ठीक है, फॉर केस ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड और सॉलिड के लिए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे H2O है। ठीक है, H2O है, उसका भी हम लोग यूनिटी लेंगे। H2O वाटर की भी हम लोग कंसंट्रेशन यूनिटी लेंगे। ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर मान लो एक्वस मीडियम में हो रहा है, तो एक्वस मीडियम में होने के लिए क्या चाहिए? मेरा जो H2O होगा वो कैसा होगा? H2O जो होगा वो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगा, तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो सॉल्वेंट है, जिसकी वजह से हम लोग इसकी कंसंट्रेशन, H2O की कंसंट्रेशन एक्वस मीडियम में भी यूनिटी ले सकते हैं। ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है हो तो, if the reaction is in aqueous medium, concentration will be constant। ठीक है, किसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा? इस H2O का कंसंट्रेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, बिकॉज द वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर क्या है? वाटर खुद ही सॉल्वेंट है, तो कंसंट्रेशन में कुछ ज्यादा चेंज आएगा नहीं। सॉल्वेंट इन द एक्वस मीडियम इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वही वाटर होगा। ठीक है, बराबर, तो उसकी वजह से हम लोग वाटर की कंसंट्रेशन एक्वस मीडियम में यूनिटी ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यूनिटी क्यों लेते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेकिंग सॉलिड एंड प्योर लिक्विड्स एज यूनिटी फॉर अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम? द मेन रीजन बिहाइंड इट इज दिस इज बिकॉज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी। मैंने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें बताया था एक्टिविटी क्या होता है। जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, हम एक्टिव मास के अंदर कंसंट्रेशन लेते, तो कंसंट्रेशन क्या है? जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्शन में, सॉल्यूशन में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है आगे फर्दर प्रोसीड होगा। तो इसमें क्या बोला है? दिस इज बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी, मतलब कितना एक्टिविटी है, जितना ज्यादा एक्टिविटी उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, उतना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगा और उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। फिर प्रोडक्ट के अंदर जब एक्टिविटी ज्यादा होगा तो वापस वो रिएक्टेंट बनाएगा। ठीक है, सो इसके बाद क्या बोला है? एंड increasing the concentration of solid and pure liquid, mass will increase। मास जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड में क्या है? मास जो है इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट।
concentration will remain constant. ठीक है, फॉर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन जो वो चेंज नहीं होगा, मास भले बढ़ जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्टिविटी मतलब क्या, एक्टिविटी मतलब हम लोग एक्टिविटी अगर 1 ले रहे हैं उसका मतलब क्या निकलता है, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो प्योर है या तो स्टैंडर्ड स्टेट में है। ठीक है, प्योर है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, तभी जाके कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कंसंट्रेशन समहाउ, कंसंट्रेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, डेंसिटी से रिलेटेड है। कंसंट्रेशन इज समहाउ रिलेटेड टू डेंसिटी, कंसंट्रेशन इज समहाउ रिलेटेड टू डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी से रिलेटेड है, जिसकी वजह से क्या होगा, विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। डेंसिटी जो है वो रिएक्शन के चलते हुए चेंज नहीं होगा। ओके, दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड टेकिंग सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स, सॉलिड का यूनिटी लेना, फॉर टेकिंग सॉलिड्स एज यूनिटी ऑलवेज, एंड प्योर लिक्विड जब भी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा कोई भी रिएक्शन में विथ गैस। ओके, सो क्लियर है इधर तक। अब इतना हमको पता चल गया है कि कोई भी रिएक्शन में अगर सॉलिड है, कोई भी रिएक्शन में अगर सॉलिड है, कोई भी रिएक्शन में अगर प्योर लिक्विड है, तो हम लोग उसको यूनिटी ले लेंगे। ठीक है, तो इस नोट के ऊपर बेसिस करके ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से लगा सकते हो। ठीक है, खुद से लगा सकते हो, बराबर। कैसा लगाना है, राइट द एक्सप्रेशन एंड यूनिट फॉर केसी एंड केपी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, इनके लिए हमें केसी एंड केपी दोनों डिटरमाइन करना है, केसी एंड केपी दोनों डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए मैं अगर केसी निकालू, केसी कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम लोग जब बात करेंगे तब केसी निकलेगा। ओके, ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करते हैं तो केसी कैसे निकलेगा, केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में मैं कैल्शियम ऑक्साइड ले सकता हूँ, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इधर स्टोकियोमेट्री में 1 है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और 1 मोल CO2 निकल रहा है। ठीक है, तो इधर पावर में कुछ रेस करने की जरूरत नहीं है, 1 लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो CO2 है, इसके साथ प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन CaCO3 जो भी कंसंट्रेशन आपकी दी रहेगी उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना है। ठीक है, तो ये आपका केसी निकल गया। अब मुझे बताओ ये केसी राइट है कि रॉन्ग है, क्यों, अगर मैं केसी की टर्म्स में बात कर रहा हूं तो इस रिएक्शन के लिए ये जो केसी है हमारा जो भी निकलेगा, पहली बात तो ये देखिए, अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है। अब उस नोट में मैंने क्या बोला था, सॉलिड और प्योर लिक्विड्स जो होंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे उनको हम लोग यूनिटी लेते हैं। तो इसका जो केसी निकलेगा वो कैसा निकलेगा, ओनली फॉर CO2 निकलेगा। मतलब इस चीज के लिए, इस गैसियस मॉलिक्यूल के लिए कंसंट्रेशन जो है हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड इसका जो है कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड कैल्शियम कार्बोनेट का भी 1 हो जाएगा। तो मैं अगर केसी इसके लिए लिखूं तो केसी इसके लिए क्या हो जाएगा, ओनली CO2 का कंसंट्रेशन हम लोग लेंगे, ओनली CO2 का कंसंट्रेशन लेंगे केसी के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, केसी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, तो ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। इसी रिएक्शन के लिए अगर मैं केपी डिनोट करूँ, केपी डिनोट कर सकता हूँ। केपी का मेन पॉइंट क्या था, केपी का मेन पॉइंट ये था कि प्रेशर के टर्म्स में अगर हम लोग लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसको हम लोग पहली बात तो केपी बोलते हैं।
केपी बोलते हैं, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैंडेटरी कंडीशन है कि मेरा जो रिएक्शन है उसमें कोई भी एक गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए. तो आई एम हैविंग हियर CO2 as a gaseous molecule in this reaction and having CO2 as a gaseous molecule. तो मैं इसके लिए Kp भी डिनोट कर सकता हूँ. तो Kp क्या हो जाएगा मेरा, Kp को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में अब डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग Kp को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2. ठीक है, ये इसका हो जाएगा Kp. एंड इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट ATM में होगा. ओके, इसका यूनिट जो होगा वो ATM में होगा, इसका मोल पर लीटर में होगा. ठीक है, तो Kp और Kc इन दोनों के लिए डिनोट कर दिया मैंने. ठीक है, वी कैन डिटरमाइन Kc एंड Kp फॉर दिस फर्स्ट रिएक्शन. ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन पे जाते हैं. इसको मिटा देता हूं मैं. तो कोई भी रिएक्शन के लिए आप अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc या Kp को डिटरमाइन कर सकते हो. जैसे N2N3H2 गिव्स 2NH3. पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन जो है वो उसके जो रिएक्टेंट है, उसके जो प्रोडक्ट है वो गैसियस है या सॉलिड है या प्योर लिक्विड है, तो उसके बेसिस पे ही आप बता सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, तो इसके लिए मैं Kc डिनोट कर सकता हूँ. क्यों, क्योंकि तीनों मेरे जो रिएक्टेंट है दोनों वो भी गैसियस है, मेरा एक जो प्रोडक्ट है वो भी गैसियस है, ये तीनों गैसियस है. तो इसके लिए Kp एंड Kc दोनों निकल जाएंगे. Kc कैसे निकलेगा, Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH3 प्रोडक्ट है मेरा अमोनिया, उसका कंसंट्रेशन, उसको किससे रेस करना है, उसके स्टोकियोमेट्री से रेस करना है, तो अमोनिया का कंसंट्रेशन का स्क्वायर. एंड रिएक्टेंट क्या है मेरा, N2 एंड H2. H2 है, हाइड्रोजन गैस जो है वो उसका स्टोकियोमेट्री कितना है, 3 है, तो मैं इधर 3 लगा दूं. तो ये मेरा Kc आ गया फॉर दिस रिएक्शन. फॉर सेकेंड रिएक्शन मेरा Kc आ गया. मैं Kp भी डिनोट कर सकता हूँ इसके लिए. Kp मेरा क्या हो जाएगा, PNH3 पावर स्क्वायर लगा दिया मैंने, एंड नीचे क्या हो जाएगा, PN2 मल्टीप्लाई में PH2. दिस इज Kp फॉर दिस रिएक्शन. ओके, सो क्लियर है Kp कैसे निकालना है, Kc कैसे निकालना है, ये सेकंड रिएक्शन के लिए दोनों मुझे पता चल गए. ओके, नाउ इसको मिटाते हैं. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, मेरा तीसरा रिएक्शन क्या है, तीसरा रिएक्शन है N2O4 जो है मुझे क्या दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ NO2 दे रहा है. ठीक है, N2O4 है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है. ठीक है, तो इसका भी मैं Kc निकाल सकता हूँ. Kc क्या आ जाएगा इसके लिए, NO2 तो पावर में स्क्वायर लग जाएगा एंड अपॉन में N2O4. ठीक है, दोनों गैसेस है. अब मैं अगर इसमें चाहूँ तो Kp भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत है. PNO2 इसका स्क्वायर अपॉन PN2O4. ओके, दिस इज Kp, ये Kp हो गया. ठीक है, ओके, इधर तक क्लियर है. ठीक है, दिख रहा है आपको, इधर तक क्लियर है. Kc NO2 अपॉन N2O4 की कंसंट्रेशन. प्रेशर कट ऑफ में हम लोग बात करेंगे, इसका मोल पर लीटर होगा, मोल पर लीटर, इसका क्या हो जाएगा, ATM. ठीक है, यूनिट इसका मोल पर लीटर, इसका ATM हो जाएगा. ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम लोग बात करें तो
अब देखिए जो मेरा चौथा रिएक्शन है H2O लिक्विड से गैसेस में जा रहा है, तो पहली बात तो ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। फिजिकल इक्विलिब्रियम शो हो रहा है, लिक्विड जो है वो गैस के साथ, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है। लिक्विड जो है गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है, मतलब एलोट्रॉप चेंज हो रहा है। लिक्विड कब गैस के साथ इक्विलिब्रियम पे होगा? एट 100 डिग्री सेल्सियस। एट 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड जो है वो गैस के साथ, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं जिस पॉइंट पे, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उस पॉइंट पे पर्टिकुलर एलोट्रॉप जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, उसका स्टेट या फेस चेंज होगा तभी जाके वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये जो रिएक्शन है इसके लिए मैं अगर केसी डिनोट करूँ तो केसी मेरा क्या निकलेगा, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन के लिए, फोर्थ के लिए मेरा केसी क्या निकलेगा? H2O। H2O मेरा प्रोडक्ट जो है वो गैसियस है, इसका पावर 1 अपॉन H2O लिक्विड, H2O लिक्विड, ठीक है, इसका पावर 1। ये केसी होगा, बट हम लोग इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मेरा जो रिएक्टेंट है वो प्योर लिक्विड है, ठीक है। वी विल ओनली टेक द गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। लिक्विड जो है उसको हम लोग क्या करेंगे? यूनिटी ले लेंगे, ठीक है। मेरा जो केसी आएगा इसके लिए वो किसका आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2O कितना बन रहा है उससे मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा, ओके। और केपी, केपी सेम सेम इसकी तरह ही होगा, प्रेशर ऑफ H2O जो कि गैसियस है, जो कि गैसियस मॉलिक्यूल है, उसका ही प्रेशर निकलेगा, ओके। प्रेशर ऑफ H2O पावर 1, ओके। क्लियर है इतना? ये एलोट्रॉप में चेंज हो रहा है तो भी कैसे निकालना है, केसी एंड केपी, ठीक है। ये देखिए फिफ्थ वाला रिएक्शन जो है वो क्या है? Cu प्लस 2Ag2 प्लस आयंस है और सॉलिड है। आयंस, ऑब्वियस सी बात है, आयंस किस में होगा? एक्वस मीडियम में होगा, ओके। सो मैं अगर इसको मिटाऊं एंड फिफ्थ वाला रिएक्शन लो, फिफ्थ वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है? फिफ्थ वाले रिएक्शन में हो रहा है मेरा कॉपर जो है वो सॉलिड है, ठीक है। Ag जो है वो एक्वस में है, कॉपर 2 प्लस आयंस में निकला, Ag सिल्वर जो है वो वापस सॉलिड मिल गया मुझे, ठीक है। दे तो इसके लिए अगर मैं केसी निकालूं, केसी क्या हो जाएगा? केसी क्या हो जाएगा इस वाले रिएक्शन के लिए, फिफ्थ वाले रिएक्शन के लिए? Cu प्लस 2। अगर आपके पास चार्ज है उस चार्ज को भी अंदर ही रखना है, उसको कुछ करना नहीं है। स्टोकियोमेट्री जो आगे दिया रहेगा, जो आगे स्टोकियोमेट्री मोल्स दिए रहेंगे उसी को आपको पावर में रेज करना है। चार्ज से कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, चार्ज को पूरा कंसंट्रेशन के अंदर रखना है। Cu2 प्लस एक्वस में है एंड Ag जो है उसका स्टोकियोमेट्री क्या है? Ag जो है उसका स्टोकियोमेट्री क्या है? 2 है तो स्क्वायर में मैं चढ़ा देता हूँ एंड मेरा रिएक्टेंट जो है, प्रोडक्ट आ गया। मेरा रिएक्टेंट जो है वो क्या है? सॉलिड है। Cu जो है वो सॉलिड है, उसकी कंसंट्रेशन एंड Ag प्लस, Ag प्लस में है और इसका स्टोकियोमेट्री पावर में रेज हो गया। अब मुझे बताइए कि ये Cu जो है ये सॉलिड है एंड ये 2Ag जो है ये भी सॉलिड है, तो उन दोनों को मैं ले सकता हूँ, यूनिटी ले सकता हूँ। तो इसमें से ये जो है ये यूनिटी हो जाएगा एंड ये रिएक्टेंट में यूनिटी हो गया एंड ये प्रोडक्ट में 2Ag जो है ये भी यूनिटी हो जाएगा। तो मेरा Kc क्या होगा इसके लिए? Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन जो कि एक्वस मीडियम में है अपॉन Ag प्लस की कंसंट्रेशन जो कि एक्वस मीडियम में है, ओके, ठीक है। ये मेरा Kc हो गया, ये मेरा Kc हो गया। अब मैं इसी के लिए Kp निकालूं तो कुछ नहीं करना है, बस प्रेशर का टर्म्स लगा देना है। तो Kp इसके लिए क्या हो जाएगा? P Cu 2 प्लस एंड अपॉन में क्या आ जाएगा? Ag प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है? एंड ये वाला रिएक्शन, लास्ट में ये वाला रिएक्शन जो है इसमें इसमें क्या करना है? इसके लिए Kc कैसे निकलेगा? इसके लिए Kc कैसे निकलेगा? CH3COO माइनस
इसका कंसंट्रेशन, और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, इसका कंसंट्रेशन, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये भी जो है CH3COOH, ये भी एक्वस मीडियम में है। तो मैं इसको लेता हूँ, हाइड्रोनियम आयन को लूंगा, एसिडेट आयन को लूंगा, एंड एसिटिक एसिड, ये जो एसिटिक एसिड है इसका कंसंट्रेशन लूंगा CH3COOH। बस ये मेरा केसी निकल गया। मैं लिक्विड को यूनिटी ले सकता हूँ, लिक्विड को यूनिटी ले सकता हूँ क्योंकि ये प्योर लिक्विड है। ये सॉल्वेंट है मेरा, ये जो H2O है ये मेरा सॉल्वेंट है, एक्वस मीडियम में है ये रिएक्शन, तो ये मेरा सॉल्वेंट है, तो ये प्योर लिक्विड होगा, तो इसका कंसंट्रेशन उतना चेंज नहीं होगा, इसकी वजह से हम लोग यूनिटी ले सकते हैं। एंड Kp मेरा क्या हो जाएगा, सिमिलरली Kp क्या हो जाएगा, PCH3COO माइनस, ठीक है। एंड हाइड्रोनियम आयन का क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव, ओके। इसका 1 अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन PCH3COOH, ओके। ये मेरा हो जाएगा Kp बराबर। तो Kc और Kp डिटरमाइन करना आपको आ गया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया होगा। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Kp और Kc के बीच में रिलेशन क्या है, दिस रिलेशन इज वर्केबल व्हेन देयर मस्ट बी वन गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट। एक जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैसियस होना चाहिए, तभी जाके Kp और Kc का रिलेशन निकल सकता है, ठीक है। कैसे, Kp जो होता है वो किसके इक्वल होता है, Kc के इक्वल होता है। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT। RT कैसा है, टेम्परेचर आप लेंगे केल्विन में, R जो है वो गैस कांस्टेंट है 0.082 ATM लीटर पर मोल केल्विन में लेना है। टेम्परेचर को आपको केल्विन में लेना है, टेम्परेचर को आपको केल्विन में लेना है। Kc जो है आपको पता ही है कंसंट्रेशन के टर्म्स में होगा तो मोल पर लीटर में होगा, एंड Kp को आपको ATM में लेना है, ठीक है। ये इसके यूनिट्स हो गए। एंड RT की पावर में डेल्टा Ng जो है, RT की पावर में डेल्टा Ng जो है वो क्या है, Np माइनस Nr, गैसियस मोल का। Np क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होगा ये, ठीक है। ये जो रिलेशन है, अब ये इक्वेशन आया कहाँ से, ये इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे कहाँ से आया है, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे आप लोग Kp और Kc का रिलेशन बता सकते हो कोई भी रिएक्शन के लिए, ओके। सो मेरे पास एक इक्वेशन, एक रिएक्शन है, फॉर एनी रिएक्शन, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, 2A 3B 2C gives DNE, ठीक है। इसके लिए मैं अगर Kc निकालता हूँ, इसके लिए चलो Kc निकालते हैं। Kc कैसे निकलता है, Kc जो है मैं N/V के टर्म्स में बात करूंगा, ठीक है, N/V के टर्म्स में बात करूंगा। हाँ, एक पॉइंट रह गया था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, इसमें मैं एक्टिव मास के अंदर N/V ले रहा हूँ, एंड एक्टिव मास के अंदर मैं प्रेशर ले रहा हूँ। क्यों मैं एक्टिव मास के अंदर Kp में प्रेशर ले पाता हूँ, क्यों ले पाता हूँ, क्योंकि हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है Pv इक्वल टू nRT होता है, Pv इक्वल टू nRT होता है। उसमें क्या हुआ, अगर मैं V को नीचे लेके जाऊं तो P इक्वल टू N/V RT होगा। RT जो है वो कांस्टेंट है, N/V जो है ये P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, N/V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में जब बात करूंगा तब मैं N/V ले सकता हूँ, एंड प्रेशर के टर्म्स में जब बात करूंगा तो एक्टिव मास के अंदर प्रेशर ले सकता हूँ, ओके। ये बात याद रखना, ठीक है। अभी इसमें आते हैं, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है इसमें मैं अगर Kc निकालो, Kc मेरा कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करूंगा।
अगर मैं केसी निकालूं तो इसका केसी ऐसे निकलेगा, डी की कंसंट्रेशन ई की कंसंट्रेशन अपॉन मेरा निकलेगा कैसा, ए की कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर एंड बी की कंसंट्रेशन उसका क्यूब एंड सी की कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर। ये मेरा केसी निकलना चाहिए। बट आप इस रिएक्शन में देख सकते हो 2A, ये जो ए है ये गैसियस है, बी जो है लिक्विड है, सी है सॉलिड एंड डी ई बोथ आर गैसियस है। ठीक है, अगर मेरा ये लिक्विड है तो इसको मैं यूनिटी ले सकता हूँ, इसको मैं यूनिटी ले सकता हूँ, इस सॉलिड को मैं यूनिटी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए बचेगा क्या, ये वाला बचेगा रिएक्टेंट 2A बचेगा एंड इधर कितना बचेगा, डी बचेगा एंड ई बचेगा। ठीक है, इसका स्टोकियोमेट्री कितना है, 1 स्टोकियोमेट्री है। ठीक है, तो इसमें से मैं क्या 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 यूनिटी ले सकता हूँ, जो बी वाला टर्म, ये वाला टर्म कट जाएगा एंड ए वाला टर्म रहेगा। ओके, ए वाला टर्म रहेगा एंड सी वाला टर्म कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा केसी क्या निकल गया, इसका केसी क्या निकलेगा, केसी निकलेगा डी की कंसंट्रेशन इंटू ई की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा, ए की कंसंट्रेशन जिसका स्क्वायर। ठीक है, अब मैं केसी ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं आपको बोलूं, लेट सपोज ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूं, तो केसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, केसी इक्वल टू सी डी कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख सकता हूं। मान लिया मैंने कि इस कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात कर रहा हूं, तो ये सी डी, लेट सपोज सी डी में लिख सकता हूं इसको। ठीक है, एंड इसके आगे मैं इसको लिख सकता हूँ सीई। ठीक है, कंसंट्रेशन ही है ना, एक्टिव मास के अंदर एक्टिव, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रख लो एंड सी ए का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा निकल गया, केसी निकल गया मेरा, क्या निकल गया, केसी निकल गया। केसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं इसको मिटा दूं, इसको याद रखना बस, ये पूरे चीज को मिटाता हूं। तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में मेरा जो केसी है वो क्या निकला, कंसंट्रेशन के टर्म्स में मेरा जो केसी है वो क्या निकला, सी डी ये इंटू सीई ये अपॉन में रिएक्टेंट में ए, सी ए उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये मेरा केसी निकल गया। ठीक है, ये मेरा केसी निकल गया। ओके, ठीक है, अब मैं केपी की बात करूं, केपी की मैं बात करता हूं, तो केपी कैसे निकलेगा, केपी पहली बात तो ये, इधर आप लिख लो, अगर पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है, मैंने इधर सी कैसे लिया, मैं इधर सी कैसे ले सकता हूँ, पीवी इक्वल टू अगर एन आर टी होता है एंड मैंने वी को नीचे ले गया, तो पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी हो सकता है, एन बाई वी आर टी हो सकता है। इस एन बाई वी आर टी को, ये आर टी कॉन्स्टेंट है, आर टी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एन बाई वी को मैं सी लिख सकता हूँ, एन बाई वी को मैं सी लिख सकता हूँ, क्योंकि एन बाई वी क्या है, कंसंट्रेशन ही है अल्टीमेटली। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी हो जाएगा। ओके, चलिए मेरे को इतना पता है कि P इक्वल टू सी आर टी होता है। अब मैं इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए अगर Kp निकालू, इस रिएक्शन के लिए Kp निकालू, तो क्या आएगा, D की कंसंट्रेशन, E की कंसंट्रेशन, सॉरी हम लोग P लगाते हैं ना इसमें, केपी के टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में अगर बात कर रहे हैं तो पी लगाएंगे, तो पी डी, ओके, पी ई अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं, पी ए उसका स्क्वायर। ये मेरा केपी होना चाहिए, ये मेरा केपी होना चाहिए। अब इधर देखिए, अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में सी आर टी लिखूं, प्रेशर जहां पे लिखा हुआ है मैं सी आर टी लिखूं, तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिख सकते हैं। केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी आर टी हो जाएगा।
इधर क्या हो जाएगा, CERT हो जाएगा। इसके नीचे क्या आ जाएगा, CART, प्रेशर के टर्म्स में लिखा है CART का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो ये मेरा क्या निकला, ये मेरा निकल गया KP। अब जैसे ही मेरा KP निकल गया, अब इधर से आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, इसको छोटा करता हूं थोड़ा, इस इक्वेशन से आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, तो KP क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें से RT कॉमन ले लूं, RT अगर कॉमन ले लूं तो मल्टीप्लीकेशन में जो भी होगा A की पावर X इंटू B की पावर Y, तो ये जो है X प्लस वाई हो जाएगा, X प्लस वाई हो जाएगा, AB, ये मल्टीप्लीकेशन में AB X प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो मैं इसमें कैसे कर सकता हूँ, KP जो है, KP मेरा क्या हो जाएगा, CD। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन एंड CE इसका कंसंट्रेशन, और RT मैं कॉमन निकाल दूं, RT की पावर क्या हो जाएगी 1+1, एंड नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा, CA का कंसंट्रेशन और RT2 कितना है। अब मैं इस RT को ऊपर ले जाऊं, RT को ऊपर ले जाओ तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, KP को हम लोग लिख सकते हैं CD की कंसंट्रेशन, CE की कंसंट्रेशन अपॉन CA की कंसंट्रेशन। ठीक है, CA की कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर तो आएगा ना, RT में निकाल दिया, RT में कॉमन निकाल दिया, CA को स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो CA स्क्वायर बराबर। अब RT को मैं इधर लिख सकता हूँ 1+1 - 2 लिख सकता हूँ, इसका जो भी पावर है ये ऊपर चला गया, 1 इसका 2 इसका। ठीक है, तो RT हो गया 1+1 - 2। अब इधर से आपको इतना दिख रहा है, इतना विजुअलाइज हो रहा है कि KC जो मेरा था वो क्या निकला था, CD/CE/CA स्क्वायर। ये KC आ गया मेरे पास, तो इधर से मैं बता सकता हूं कि इसके रिलेशन में है KC, बचा क्या RT, इसको ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, उसके पावर में 1+1 - 2। अभी ये 1+1 - 2 क्या है, 1+1 - 2 इसके जो मोल्स है वो है 1+1 - 2। ठीक है, तो ये मोल्स क्या हो गया, 1+1 क्या हो गया, NP हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एंड ये 2 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है। इधर से हमको क्या पता चल गया, इधर से हमको पता चल गया KP जो होता है वो KC से कैसे रिलेटेड होता है, RT की पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो ये KP और KC का रिलेशन है। इसके ऊपर अगली लेक्चर में हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कि KP और KC, ठीक है, इसी में देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा NG क्या है, डेल्टा NG है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस आप लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट करोगे तो डेल्टा NG निकल जाएगा। डेल्टा NG निकल गया मतलब वो RT के पावर में आ गया। RT के पावर में जैसे ही आ गया वो बता देगा कि RT कैसा है। RT अगर 1 हो गया, जैसे आप इधर से ये वाले रिएक्शन से देख सकते हो, ये वाले रिएक्शन से देख सकते हो मेरे पास रिएक्टेंट में कितना मोल है, 1 मोल है। इधर कितना मोल है, रिएक्टेंट में मेरा कितना मोल है, H2 गैसियस। ठीक है, ठीक है, ये है, ये पहला रिएक्शन है। आप इस रिएक्शन को डायरेक्टली देख के बता सकते हो KP और KC का क्या रिलेशन होगा। कैसे, अगर मैं डायरेक्टली डेल्टा NG निकाल दूं, डेल्टा NG निकाल दूं मतलब NP - NR कर दूं, तो मुझे KP और KC का, KP KC
कैसे रिलेटेड है डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो प्रोडक्ट में कितना मोल्स है, 2 मोल्स है, तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा 2, एंड रिएक्टेंट में कितना मोल्स है 1 + 1 2, तो -2। तो डेल्टा एन जी अगर मेरा 0 है, डेल्टा एन जी अगर मेरा 0 है तो केपी कैसे रिलेटेड है, केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, अब ये डेल्टा एन जी 0 है तो केपी कैसा हो जाएगा, इक्वल टू केसी हो जाएगा। क्लियर है, केपी कैसा है, इक्वल टू केसी है, मतलब एट इक्विलिब्रियम केपी इज इक्वल टू केसी। अब मैं इसके लिए निकालू, इसके लिए कैसा आएगा, केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है, आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है। अब डेल्टा एन जी मेरा क्या निकलेगा इस रिएक्शन के लिए, ये सेकंड रिएक्शन के लिए मैं डेल्टा एन जी निकाल दूं, तो डेल्टा एन जी मेरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना मोल्स है, 2 मोल्स है, एंड मेरे रिएक्टेंट में कितना मोल्स है 3 एंड 1, कितना मोल्स हो गया 3 एंड 1 4 मोल्स हो गया। तो मेरा डेल्टा एन जी कैसा आया, डेल्टा एन जी कितना आया मेरा -2 आया, मतलब डेल्टा एन जी जो है मेरा नेगेटिव में आया। डेल्टा एन जी नेगेटिव में आने का मतलब क्या है, तो केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर -2। अगर ये नेगेटिव में आ रहा है तो मतलब ये नीचे जाएगा, केपी इक्वल टू केसी अपॉन आर टी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, केपी जो है मेरा वो बड़ा हो गया केसी से। ठीक है, केपी जो होगा मेरा बड़ा हो जाएगा, सॉरी, इसमें उल्टा हो गया थोड़ा। इस केस में होगा क्या, ये नीचे चला गया, ये मल्टीप्लाई होगा आर टी इसके साथ, तब जाके केसी के इक्वल बनेगा। तो मैं इधर से बता सकता हूँ मैं, केसी जो है वो ग्रेटर हो गया किससे, केपी से, केपी से बड़ा हो गया केसी। तो ये मुझे रिलेशन दे दिया डायरेक्टली, डेल्टा एन जी निकाल दिया तो मेरे को डायरेक्टली रिलेशन मिल गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए अगर मैं डेल्टा एन जी निकालू तो क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट में 1 मोल है, रिएक्टेंट में 2 मोल है, मतलब डेल्टा एन जी मेरा कैसा निकलेगा 1 - 2, 1 - 2 हो जाएगा बराबर। तो ये क्या हो जाएगा -1। वापस से मेरा जो डेल्टा एन जी है वो नेगेटिव निकला, मेरा नेगेटिव डेल्टा एन जी निकला, मतलब इसके लिए भी मेरा जो केसी होगा वो बड़ा होगा केपी से। क्लियर है, इधर तक क्लियर है कि केपी और केसी कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। ओके, सो आज बस इतना ही। हमने क्या क्या देख लिया, इक्विलिब्रियम के बारे में देख लिया, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम देख लिया, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देख लिया, रिएक्शंस देख लिए, फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम देख लिया। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन देख लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो देख लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइप्स देख लिए, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो टाइप्स है केसी एंड केपी, उसके बीच में रिलेशन क्या है वो भी देख लिया, और उसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स कर लिए। आपको अगर दिख रहा है तो ये नोट कर लेना। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस लगा लेने हैं कि केसी और केपी कैसे रिलेटेड है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के टर्म्स में होगा तो एटीएम में लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के टर्म्स में होगा तो मोल पर लीटर के टर्म्स, यूनिट जो है मोल पर लीटर लेंगे। ओके, सो आज इधर तक ही बस। आपको ये लेक्चर भी थोड़ा हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी आपको समझ में आया हो, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ओके, सो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू।